जय हिंद दोस्तों। आज हम आप लोग को अंतरिक्ष विज्ञान के बारे में बताने जा रहे हैं। अगर जो स्टूडेंट अगर जनरल कंपटीशन की तैयारी करते होंगे उनके लिए यह चैप्टर बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि इससे रिलेट हमेशा कोई ना कोई एक दो क्वेश्चन एग्जाम में पूछे ही जाते हैं। तो चलिए आज का क्लास हम शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आइए देखते हैं अंतरिक्ष विज्ञान। तो बताइए, सबसे पहले देखिए अंतरिक्ष विज्ञान के अध्ययन को कहा जाता है एस्ट्रोनॉमी। क्या कहा जाता है? एस्ट्रोनॉमी। अंतरिक्ष विज्ञान के अध्ययन को एस्ट्रोनॉमी कहा जाता है। आपसे अगर पूछ दिया जाए तो अंतरिक्ष विज्ञान का अध्ययन क्या कहलाता है? एस्ट्रोनॉमी। इसी के साथ साथ आपको हम बताने जा रहे हैं एक और होता है एस्ट्रोलॉजी। क्या होता है? एस्ट्रोलॉजी। एक एस्ट्रोलॉजी। तो एस्ट्रोलॉजी जो होता है यह हो जाता है एस्ट्रोनॉमी तो अंतरिक्ष विज्ञान। तो एस्ट्रोलॉजी हो जाएगा ज्योतिष विज्ञान का अध्ययन। क्या हो जाएंगे? ज्योतिष विज्ञान का अध्ययन। तो ज्योतिष विज्ञान का अध्ययन एस्ट्रोलॉजी कहलाएगा। आप सोच रहे होंगे कि इसके बताने का क्या तात्पर्य है। देखिए इधर, तो आपको कभी कभी ऐसा न हो कि आपको एस्ट्रोनॉमी के वाला बदले एस्ट्रोलॉजी पूछ दे और आप समझ जाए कि कहीं अंतरिक्ष विज्ञान का तो अध्ययन नहीं कर रहा है। इसीलिए बताइए, तो एस्ट्रोनॉमी हो जाएगा अंतरिक्ष विज्ञान, एस्ट्रोलॉजी हो जाएगा ज्योतिष विज्ञान। आप देखिए दोनों को याद करने का बहुत सिंपल ट्रिक है, आसान है। अब बताइए, लॉजी का मतलब होता है लॉजिक ना। तो पंडित जी देखिएगा कोई भी चीज़ को लॉजिक लगा कर बोलते हैं कि नहीं। तो इसीलिए पंडित जी के आधार पर, अर्थात जिसमें पंडित जी के विषयों के बारे में जानकारी, अर्थात अगर आप ज्योतिष शास्त्र अगर पढ़ना चाहते हैं तो एस्ट्रोलॉजी के अंतर्गत आप पढ़ेंगे। इसीलिए बताइए, पंडित जी बताइए कोई भी चीज़ बोलेंगे तो लॉजिक लगा के बोलेंगे कि नहीं। इसीलिए हो जाएंगे लॉजी, एस्ट्रोलॉजी। समझ गए इतना? तो अब देखिए इधर, अब हम अंतरिक्ष विज्ञान के अध्ययन की शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले बताइए, अंतरिक्ष में एक दो चीज़ तो है नहीं, इसमें बहुत सारे चीज़ों से मिलकर बना हुआ है। लेकिन एस्ट्रोलॉजी अंतरिक्ष में बहुत सारी चीज़ों से मिलकर बना हुआ है। तो सबसे पहले अगर आप आँख उठाकर देखिए ऊपर में, तो सबसे बेसी आपको दिखाई देगा तारा। क्या दिखाई देंगे? तारे। तो सबसे चलिए, तो तारे दिखाई देंगे तो सबसे पहले हम तारे के बारे में जान लेते हैं, तब धीरे धीरे हर एक चीज़ के बारे में जानेंगे। सूर्य, पृथ्वी, चंद्रमा, ग्रह, उपग्रह, नक्षत्र, जितना है हर एक चीज़ के बारे में जानेंगे। लेकिन सबसे पहले क्या निकलता है? तारा। तो चलिए हम सबसे पहले हम आपको शुरू करते हैं तारा का अध्ययन। तो सबसे पहले देखिए इधर तारा। तो देखिए इधर तारा यानी इसको इंग्लिश में कह सकते हैं तो स्टार्स कहिए, स्टार्स कह सकते हैं कि नहीं। तो देखिए तारा किसे कहते हैं? तो देखिए इधर समझिए, तारा जिसके पास अपना हीट हो और अपना क्या हो? लाइट हो। हीट और लाइट। तो जिस ब्रह्मांड यानी जिस आकाशीय पिंड के पास, ब्रह्मांड में जिसके पास अपना हीट होगा और अपना लाइट होगा, वह क्या कहलाएगा? स्टार्स कहलाएगा, अर्थात तारे कहलाएंगे। इसको अगर कह सकते हैं तो ऊष्मा, और यह क्या कह सकते हैं? प्रकाश। तो ऊष्मा और प्रकाश। तो ऊष्मा, जिसके पास ऊष्मा और प्रकाश होगा उसी को हम क्या कहेंगे? तारा कहेंगे। अन्यथा और किसी भी चीज़ को हम तारा कह ही नहीं सकते, क्योंकि बताइए बहुत सारे तारे हैं कि नहीं। तो बताइए, तारे के लिए आप दो चीज़ समझ गए, जिसके पास हीट और लाइट हो वह क्या कहलाएगा? तारा। जिसके पास अपना ऊष्मा और अपना प्रकाश होगा वह क्या कहला जाएंगे? तारे। बताइए, तारा तो बहुत सारा है कि नहीं, लेकिन बताइए कुछ ऐसा को इसमें से बहुत सारे तारे में कोई तो ऐसा तारा होगा जो अपना और लोग के लिए, अर्थात पृथ्वी ग्रह के लिए बहुत ही ज़रूरी होगा। बताइए, इतना तारों में से हम केवल किसे जानेंगे? जो हमारे लिए ज़रूरी है। बताइए, बहुत सारे लोग आपके सर्किल में होंगे, फ्रेंड सर्किल में होंगे, लेकिन दुनिया में तो बहुत सारे लोग हैं, लेकिन क्या आप सभी लोगों को जानते हैं? नहीं जानते। ठीक इसी तरह तारा तो बहुत है, लेकिन हम सब तारे के बारे में नहीं जानेंगे। लेकिन हम अपने फ्रेंड सर्किल में, अब इतना लोगों में, केवल उन्हीं लोग को जानते हैं जो हमारे बहुत ही नज़दीक होते हैं, करीबी होते हैं, उनको स्पेशली रूप से जानते हैं कि नहीं। तो ठीक इसी तरह इस तारे में बहुत सारे तारे होंगे, तो उन तारों का कोई मतलब नहीं है जो बहुत सारे हैं, लेकिन जो हमारे नज़दीक होंगे उन तारों का बहुत ही
बहुत ही महत्वपूर्ण होगा कि नहीं, इंपॉर्टेंस होगा कि नहीं। तो बताइए, तो पृथ्वी का सबसे नज़दीक का तारा कौन हो जाएगा? तो पृथ्वी का सबसे नज़दीक का तारा हो जाएगा सूर्य। पृथ्वी का सबसे नज़दीक का तारा सूर्य। पृथ्वी का सबसे नज़दीक का तारा कौन हो जाएंगे? सूर्य। अब देखिए इधर आप ये जान लीजिए कि सूर्य भी क्या है? एक तारा है। सूर्य क्या है? एक तारा है। तो पृथ्वी का सबसे नज़दीक का तारा सूर्य हो जाएंगे। तो सूर्य भी क्या है? एक तारा है। ऐसा नहीं कि सूर्य एक ग्रह है, सूर्य क्या हो जाएंगे? तारा हो जाएंगे। तो पृथ्वी के सबसे नज़दीक का तारा सूर्य। तो बताइए, तो तारा है, सूर्य भी है, क्या बताइए, तारा अगर कोई भी तारा बनेगा या सूर्य भी बना, उसका कोई ना कोई एक प्रक्रिया होगा कि नहीं। तो किसी न किसी प्रक्रिया के निर्माण के अंतर्गत सभी तारे का निर्माण हुआ होगा। तो चलिए आगे हम बढ़ते हैं, तारे के निर्माण की प्रक्रिया। अब बताइए, सबसे पहले तारा का अगर निर्माण होगा तो तारे के निर्माण में सबसे पहले बनता है विरल गैस। क्या बनता है? विरल गैस। तो तारे के निर्माण में सबसे पहले कौन हो जाएंगे? विरल गैस। क्या हो जाएंगे बताइए? विरल गैस। क्या हो जाएंगे? विरल गैस। बताइए, ये बहुत हटल हटल रहेगा। अगर यही विरल गैस के अणु जब नज़दीक आने लगेंगे, बताइए कोई भी चीज़ जब नज़दीक आता है तो उसमें हीट जनरेट होता है कि नहीं, मतलब ऊष्मा होती है कि नहीं। अगर आपको लगेगा कि नहीं होता है तो मान लीजिए कि अगर एक रूम में अगर 20 गो आदमी, छोटका रूम हो, मान लीजिए उसमें 50 गो आदमी कोच दिया जाए, तब देखिए इधर सब आदमी रहेंगे तो टकराएंगे, एक साथ सटेंगे कि नहीं। तो सब आदमी एक साथ रहेंगे, सट के रहेंगे, उससे एक हीट होगा कि नहीं। ऊपर से सब ऑक्सीजन क्या कहते हैं, उसमें सब कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ रहे हैं सांस में, तो वो भी तो हो जाएगा कि नहीं, जिसके कारण मतलब उसमें हीट हो जाता है कि नहीं। तो ठीक जब इसके अणु नज़दीक आएंगे, जब इसके अणु क्या आएंगे? नज़दीक आएंगे। तो जब इसके अणु नज़दीक आते हैं तो इसके अणु नज़दीक आने पर जब इसके अणु नज़दीक आ जाते हैं तो उसे कहा जाता है निहारिका। क्या कहा जाता है? निहारिका। इसे क्या कहते हैं बताइए? निहारिका। या इसी को इंग्लिश वाला सब एकरा कहता है नेबुला। क्या कहते हैं? नेबुला। तो इंग्लिश वाला इसको कौन चीज़ कह देता है? नेबुला। लेकिन हिंदी वाला सब की कहेगा? हिंदी मीडियम वाला सब निहारिका। बताइए, तो यह निहारिका जो होता है ना, यह गैसों का बादल होता है। क्या होता है? यह गैसों का बादल। तो बताइए ये क्या हो जाएंगे? गैसों का बादल। तो गैसों का बादल। बताइए गैसों के बादल को क्या कहते हैं? तारे निर्माण की प्रक्रिया में गैसों के बादल को क्या कहेंगे? निहारिका या नेबुला कहेंगे कि नहीं। तो बताइए जब ये नज़दीक आएंगे तो इसमें हीट जनरेट होगा, हीट होगा कि नहीं। तो बताइए यही हीट जब होगा तो धीरे धीरे इसमें क्या होगी? आग की लपटें पकड़ लेंगी, और जिस समय इसमें आग की लपटें पकड़ा तो यह बन जाएगा कौन चीज़? तारा। यह कौन चीज़ बन जाएगा? तारा। तो यह क्या हो जाएगा बताइए? तारा बन जाएंगे। तो यह बन गया कौन चीज़? तारा, जिसे कहते हैं स्टार्स। यही तारा बन जाएगा कि नहीं। तो बताइए, तो तारे बनने से पहले की अवस्था क्या कहला गई? निहारिका या नेबुला कहलाया कि नहीं। तो ये कहलाएगा निहारिका या नेबुला। लेकिन निहारिका नेबुला के बाद क्या बन जाएगा? तारा। जब तारा बनता है तो बताइए जब ये तारा बनेगा तो इसमें बताइए ऊर्जा आया कि नहीं, ऊष्मा आया कि नहीं। तो ऊष्मा बताइए कौन माध्यम से आया होगा? तो ऊष्मा आएगा इसमें। बताइए तो ऊष्मा का सबसे प्रमुख स्रोत हो जाएगा इसमें हाइड्रोजन। क्या हो जाएगा? हाइड्रोजन से क्या चीज़ बना देगा? हीलियम। हाइड्रोजन से क्या बनाएगा? हीलियम। अर्थात हाइड्रोजन किस में परिवर्तित हो जाएगा? हीलियम। तो बताइए हाइड्रोजन से बनता है हीलियम, तो यानी इसमें अगर अभिक्रिया हो जाएगा तो अभिक्रिया कह सकते हैं नाभिकीय संलयन अभिक्रिया। कौन सी अभिक्रिया? नाभिकीय संलयन अभिक्रिया। तो बताइए नाभिकीय संलयन अभिक्रिया के अंतर्गत हाइड्रोजन से क्या बन जाता है? हीलियम। हाइड्रोजन से क्या बनता है? हीलियम बनता है। तो क्या बताइए अगर हमारा सूर्य है, यह भी तो एक तारा है कि नहीं। तो बताइए सूर्य में हमेशा कौन सी अभिक्रिया चलती होगी? नाभिकीय संलयन की अभिक्रिया। इसका मतलब उसमें भी हाइड्रोजन से क्या बनेगा? हीलियम बनता होगा कि नहीं। हाइड्रोजन से हीलियम। इस तरह से तो किसी भी तारे में ऊर्जा का मुख्य स्रोत कौन सी गैस हो जाएगी बताइए? हाइड्रोजन या हीलियम। किसी भी तारे में ऊर्जा का मुख्य स्रोत हाइड्रोजन हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? हाइड्रोजन। क्योंकि हाइड्रोजन से ही नहीं हीलियम बन रहा है,
इसीलिए किसी भी तारे में ऊर्जा का मुख्य स्रोत कौन सी गैस? हाइड्रोजन। तो नाभिक इसमें कौन सी अभिक्रिया हो जाएगी? नाभिकीय संलयन। इसका मतलब हमारा जो सूरज है, ये सूरज भगवान है, ये हम बताइए कौन सी अभिक्रिया होती होगी? नाभिकीय संलयन की अभिक्रिया। इसमें बताइए ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या होता होगा? हाइड्रोजन। कौन चीज़ में बदलेगा? हीलियम में। कौन चीज़ में बदलेगा? हीलियम में। तो ठीक इस तरह से हो जाएगा कि नहीं? इसमें बताइए इसमें जो ईंधन होगा, इसमें ईंधन होगा, इसमें ईंधन बताइए किस अवस्था में होता होगा? इसमें ईंधन जो रहता है वह प्लाज्मा अवस्था में रहता है। कौन अवस्था में रहता है? प्लाज्मा अवस्था। कौन सी अवस्था होती है बताइए? प्लाज्मा अवस्था। तो आप कहिएगा प्लाज्मा अवस्था कौन चीज़ होता है? तो प्लाज्मा अवस्था देखिए जब ठोस और द्रव दोनों मिल जाता है, यही अवस्था कहलाती है प्लाज्मा अवस्था। लेकिन यह अवस्था आपको समान ताप पर नहीं, जब टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हाई हो जाएगा, बहुत अत्यधिक हो जाएगा, अर्थात 6000 डिग्री सेल्सियस से ऊपर जब टेम्परेचर जाएगा, अर्थात वहाँ तक जब हो जाएगा, तो उस अवस्था में आपको जो ईंधन दिखाई देगा मिलेगा, वह ईंधन मिलेगा प्लाज्मा अवस्था में। इसका मतलब आप तो ये समझ चुके होंगे कि ऐसा प्लाज्मा अवस्था पृथ्वी पर देखने के लिए तो मिलेगा नहीं आपको। इसका मतलब प्लाज्मा अवस्था कहाँ मिल जाएगी आपको? ऊपर ब्रह्मांड में। तो बताइए तो प्लाज्मा अवस्था हो जाएंगे कि नहीं? अगर आप प्लाज्मा अवस्था का कुछ उदाहरण देखना चाहते हैं तो देख सकते हैं, जैसे गोंद। देखिए इधर ऐसा अवस्था जो एकदम खूब ठोसो ना हो और द्रवो ना है, मतलब ठोस ना हो और द्रव को मतलब पानी जगती बहियो नहीं जाए, ऐसा को अवस्था को क्या कहते हैं? प्लाज्मा अवस्था कहते हैं। जैसे गोंद देखिए, गोंद भी देखिए एकदम लसर लसर करता है कि नहीं, नहीं बहता है और न एकदम ठोसे जगती है, तो वो कहलाएगा प्लाज्मा। जैसे आप देख लीजिए मक्खन हो जाएगा कि नहीं? मक्खनों सेम प्लाज्मा अवस्था है कि नहीं? अगर और कुछ नहीं देखना देख लीजिए खखार, थूक, देखिए वो एकदम सेम है कि नहीं? प्लाज्मा एकदम लिविर करता रहता है कि नहीं? तो सेम वो है प्लाज्मा अवस्था है। तो प्लाज्मा अवस्था समझ गए? इसका मतलब इसी तरह प्लाज्मा अवस्था का ऐसा नहीं कि वैसे नहीं होता है, आपको एक तरह से नमूना बता रहे हैं कि लगभग इस प्रकृति का होगा। समझ गए? तो ये हो जाएंगे तारे, तारे में इस तरह से हो जाएंगे। बताइए जब ये तारे का जन्म हो जाए, इसमें ईंधन देते रहेगा कि नहीं? तो इसका मतलब बताइए जब कभी न इसमें ईंधन है तो कहीं न कहीं ख़त्म होगा कि नहीं? एकदम ख़त्म होना है। अपना जैसे गैस भराते हैं तो कहीं न कहीं गैस ख़त्म होता है कि नहीं? कि गैस एकदम सिलेंडर चलते रहा एकदम महीना 6 महीना साल भर एकदम चलते जाएगा, कि कहीं न कहीं ख़त्म होवे करेगा। तो ठीक इसी तरह बताइए इसका भी ईंधन कहीं न कहीं ख़त्म होगा कि नहीं? तो जिस दिन इसका ईंधन ख़त्म होने वाला होगा या जिस दिन ख़त्म होगा, तो उस दिन बताइए जब इसका ईंधन ख़त्म होने वाला होगा तो यह बन जाएगा कौन चीज़? लाल दानव। क्या बन जाएगा? लाल दानव। क्या बनेगा बताइए इसमें? लाल दानव। इसका मतलब जब इसमें ईंधन 10% बचल रहेगा, कितना प्रतिशत? 10%, अर्थात कम ईंधन बचल रहेगा, यह किस में बदल जाएगा बताइए? लाल दानव में। किस में बदलेगा? लाल दानव में। और जो ही लाल दानव में बदलेगा तो इसका आकार हो जाएगा बड़ा। आकार क्या हो जाएगा बताइए? बड़ा। तो आकार हो जाएंगे बड़ा, आकार बड़ा हो जाएगा। बताइए तो किसी का भी अगर मान लीजिए इसका भी ईंधन खत्म होगा तो एक के बार तो खत्म नहीं होगा। जैसे आप देखते हैं कि गैसों घर में गैस जलाते तो एक के बार नहीं खत्म होता है, पहले से धीरे धीरे लाल पियर हरियर बत्ती देने बढ़ना शुरू हो जाता है, तब अपना और बुझ जाते हैं कि ओ अब एक गैस सिलेंडर खत्म होने वाला है। तो ठीक है, नहीं तो यो होता है जखनी खत्म होने वाला रहेगा तो अब पहले से पता चल जाएगा ललका दानव। क्या बन जाएगा? लाल दानव। इसका मतलब लाल दानव बनेगा, जखनी लाल दानव बन गया इसके बाद इसका मृत्यु निश्चित है, अर्थात ये अपना मृत्यु के पथ पर चल चुका है। जाएगा कि नहीं? इस तरह से बताइए तो तारे को कोई भी तारा होगा तो इसका मतलब ये तो निश्चित है कि हर हाल में तारे सबको लाल दानव बनना पड़बे करेगा और लाल दानव बन के वो बेचारा जेबे करेगा। इसका मतलब ये आप सोच रहे हैं कि क्या अपन सूर्य वो तारा है कि नहीं? तारा है कि नहीं? तारा है। ये बताइए ये सूरज जो है ये बेचारा यो कहियो न कहियो लाल दानव आएगा कि नहीं? निश्चित रूप से बनेगा ये लाल दानव। लेकिन समस्या है कि सूर्य अभी एकदम जवान है ना। सूर्य की कुल आयु 10 अरब बरिस है। कितना बरिस है? 10 अरब बरिस। लेकिन बेचारा 10 अरब बरिस में ये अभी तक 5 अरब बरिस जी चुका है।
तो बताइए 5 और आधा आधी जीवन जी चुका है। इसका मतलब सूरज अभी एकदम पूरा जवानी पर है, बहुत हुमस के एकदम धूप देता है, एकदम खूब गर्मी लगता है कि नहीं, गर्मी में देखिए बहुत गर्मी लगता है ना। इसीलिए बताइए सूरज अभी 5 अरब बरिस और जिएगा, और जब 5 अरब बरिस और जिएगा तब बेचारा बन आएगा तब लाल दानव, तब जाके बेचारा मरेगा। तो 5 अरब बरिस बाद देखा जाएगा, जे रहेगा वो जानेगा कि क्या होगा ना। अप्रैल की मतलब है कि 5 अरब बरिस बाद की होगा उस टाइम में बताइए। तो लेकिन सूरज लाल दानव बनेगा कि नहीं। तो यहाँ से विरल गैस से शुरू होकर कहाँ पहुँच गया, लाल दानव तक। ये तारे निर्माण की प्रक्रिया की प्रथम चरण है, अर्थात यहाँ तक पहुँचेगा ही। इसके बाद आगे का क्लास हम अगले क्लास में बताएंगे कि ये फिर इसके बाद आगे क्या होता है। तब तक आप लोग इस पूरे चीज़ को रिवीजन करते रहिए और आप लोग अच्छे से पढ़िए। जय हिंद।